हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 12th बोर्ड की क्लास के अंतर्गत विद्युत द्विध्रुव पे चर्चा करेंगे। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात विद्युत द्विध्रुव की, तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन यह होती है कि कोई दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति वाले आवेश, यदि कोई दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले आवेश, जैसा मैंने यहाँ बोर्ड पे आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ प्लस क्यू आवेश लिया है, यहाँ मैंने माइनस क्यू आवेश लिया है। दोनों आवेशों का परिमाण समान है, लेकिन परस्पर इनकी प्रकृति विपरीत है, यानी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दोनों आवेशों की जो डिस्टेंस है वो क्या हो, अति अल्प दूरी पर दोनों आवेश उपस्थित हों तो आवेशों के इस युग्म को अपन क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। जैसे डेफिनेशन आप सुन सकते हो इसकी दोबारा से कि दो आवेश, या अपन ये कह सकते हैं कि परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश जो अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस आवेश युग्म को अपन क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। दोबारा एक बार डेफिनेशन को सुन लेना कि कोई दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस आवेश युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ गई ये बात। आगे अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, इसकी बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसे वेक्टर P से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अपन ने विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन पढ़ी है, उसी पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अपन इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी द्विध्रुव के एक आवेश, जैसा अपन इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं, मैंने एक आवेश लिया था प्लस क्यू और दूसरा आवेश लिया था माइनस क्यू, और जैसा कि मैंने दो आवेशों के बीच की डिस्टेंस जो ले ली वो अति अल्प डिस्टेंस ली है 2a। क्या ली है, 2a। ये बात क्लियर है। अब देखो इसकी परिभाषा की अपन बात करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा की, क्योंकि अपन ने कहा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसको वेक्टर P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन देंगे कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश जो अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस आवेश युग्म को अपन ने क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव कहा। ठीक है, तो अपन विद्युत द्विध्रुव की देंगे कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, या दोनों आवेशों के बीच दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। दोबारा से सुनना, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव। अब देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे द्विध्रुव की अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है या मिलाने वाली जो रेखा है उसे द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव की अक्ष कहा जाता है। और दोनों आवेशों के बीच का या मध्य बिंदु जो है उसे द्विध्रुव का केंद्र कहा। जैसे मैंने मिड पॉइंट इसका, तो दोनों आवेशों के बीच का जो बिंदु है इसे अपन क्या कहेंगे,
द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विध्रुव का केंद्र कहा जाएगा। अब देखो, अपन ने बात की है कि यह एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी है, परिमाण के साथ साथ क्या होगी फिर? इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी जो दिशा है वो कैसे होगी? माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर होगी। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? माइनस से प्लस की ओर इसकी दिशा होगी। ये बात क्लियर हो गई समझ में? अब देखो, अपन बात कर रहे हैं इसके फॉर्मेट की, तो अपन ने विद्युत द्विध्रुव की द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से अपन लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से क्या लिखेंगे? वेक्टर P इक्वल टू Q डॉट 2A। अपन ने परिभाषा यही तो दी है कि एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अपन ने क्या कहा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ये बात क्लियर है? अब देखो, अपन ने ये भी चर्चा की है कि इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे द्विध्रुव की अक्ष कहा जाता है। तीसरी चीज अपन ने ये भी पढ़ा है कि हाँ, दोनों आवेशों के बीच का जो बिंदु है, मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो, अपन बात करें विद्युत द्विध्रुव का मात्रक की। अपन बात कर रहे हैं वेक्टर P का मात्रक। वेक्टर का मात्रक, वेक्टर P का मात्रक अपन लिखेंगे तो यहां इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, P का मात्रक इज इक्वल टू हो जाएगा Q डॉट 2A का मात्रक। क्या हो जाएगा? Q डॉट 2A का मात्रक। ठीक है। अब देखो, P का मात्रक किसके मात्रक के इक्वल होगा? Q डॉट 2A के मात्रक के बराबर। अपन जानते हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर, है ना? और इसको लिख सकते हैं कूलाम इंटू मीटर, इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। अपन बात कर रहे हैं P की एसआई पद्धति में मात्रक, वेक्टर P का एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो होता है डी बाई। क्या होता है? डी बाई। P का एसआई पद्धति में मात्रक डी बाई इसको लिखा जाता है। और एक डी बाई जो होता है, एक डी बाई वो होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर के बराबर। किसके बराबर? 3 इंटू 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर के बराबर होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि P का जो मात्रक है वो बराबर होता है Q डॉट 2A के मात्रक के बराबर। तो इसका मात्रक लिखते हैं, अपन जानते हैं आवेश का मात्रक होता है कूलाम, दूरी का मात्रक होता है मीटर। इस प्रकार से वेक्टर P का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। और इसको P इंटू एम से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अपन बात कर रहे थे एसआई पद्धति में, तो वेक्टर P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक डी बाई भी होता है, या इसको एसआई पद्धति में डी बाई भी लिखा जा सकता है। यानी एक डी बाई जो होता है वो 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर के बराबर होता है। किस बराबर होता है? 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर के बराबर। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, बात कर रहे हैं वेक्टर P की विमा की। किसकी बात करें? वेक्टर P की विमा। वेक्टर P की विमा क्या हो जाएगी?
वेक्टर p की विमा अपन लिखें तो अपन कह सकते हैं वेक्टर p की विमा बराबर होगी q डॉट टू ए की विमा। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसको q डॉट टू ए की विमा। तो अपन जानते हैं आवेश की विमा क्या होती है A1 T1। A1 T1 आवेश की विमा होती है, दूरी की विमा क्या होती है L1, है ना। इस प्रकार से अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या लिख सकते हैं विमा लिख सकते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या हो जाएगी M0 L1 T1 A1। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या है M0 L1 T1 A1, क्योंकि अपन जानते हैं वेक्टर P की विमा इक्वल टू Q डॉट टू A की विमा। तो यहाँ आवेश की विमा क्या है A1 T1 और लंबाई की विमा क्या है 1। इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या हो जाएगी M0 L1 T1 और A1। अब बात करते हैं द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता की, तो देखते हैं। भौतिक सार्थकता के अंतर्गत इसके एग्जाम्पल अपन लेंगे तो विद्युत द्विध्रुव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के। द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता नंबर फर्स्ट अपन बात करेंगे किसकी अध्रुवीय अणु की। किसकी बात करेंगे अध्रुवीय अणु की अपन बात करते हैं। जब किसी अणु धनावेश व ऋणावेश का केंद्र एक ही हो, जैसे सबसे पहले अपन ने बात की अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु में अपन ले सकते हैं इसकी परिभाषा कि जब किसी अणु में धनावेश व ऋणावेश का केंद्र एक ही हो उसे कहेंगे अध्रुवीय अणु कहा जाएगा। दोबारा देखना अध्रुवीय अणु की परिभाषा, यदि किसी अणु में धनावेश व ऋणावेश का प्रभावी केंद्र, धनावेश तथा ऋणावेश का प्रभावी केंद्र एक ही हो अध्रुवीय अणु। जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं CO2 या CH4। क्या ले सकते हैं CO2 CH4। तो अपन कहें एक ही इनका प्रभावी केंद्र क्या होना चाहिए एक ही होना चाहिए। तो इसका डायग्राम अगर अपन समझ सकते हैं, जैसे कोई भी अणु है, कोई भी अणु है तो उनमें प्लस और माइनस दोनों का क्या हो प्रभावी केंद्र एक, और जब इनके प्रभावी केंद्र एक होंगे अर्थात अपन ये कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा शून्य होगा। यहाँ इस केस में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। क्या होगा शून्य होगा। किस जब अणु कैसा हो अध्रुवीय अणु हो। अध्रुवीय अणु किसे कहेंगे इनमें धनावेश और ऋणावेश के प्रभावी केंद्र क्या होंगे एक ही होगा। प्रभावी केंद्र क्या होगा एक ही होगा। इस प्रकार के अणु को अपन अध्रुवीय अणु कहते हैं। क्या कहते हैं अध्रुवीय अणु कहा जा सकता है। इसके बाद में अपन बात करें ध्रुवीय अणु की। किसकी बात करें ध्रुवीय अणु की। ध्रुवीय अणु किसे कहेंगे ध्रुवीय अणु इसके जब किसी अणु के अंदर धनावेश व ऋणावेश के प्रभावी केंद्र अलग अलग हो, या अपन इसको कह सकते हैं कि इनका धनावेश और ऋणावेश का वितरण संभव नहीं हो या नहीं हो, क्या कहेंगे
ध्रुवीय अणु कहेंगे। या सीधी सी परिभाषा आप याद रख सकते हो इसकी कि वह अणु जिसमें धनावेश और ऋणावेश का प्रभावी केंद्र ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे HCl, H2O, H2O, NaCl, है ना, क्योंकि इनके प्रभावी केंद्र एक नहीं है। इनको अपन लिखते हैं H+Cl- के रूप में, है ना। तो इनके प्रभावी केंद्र अलग अलग हैं, या इनमें ऋणावेश का वितरण नहीं हो तथा धन एवं ऋणावेशों के प्रभावी केंद्र अलग अलग हों, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और ध्रुवीय अणुओं में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। लिख सकते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। ये बात क्लियर है? आगे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो अपन ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा और उनकी भौतिक सार्थकता में अपन ने दो चीजें देखी। एक चीज अध्रुवीय अणु और दूसरा ध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु में अपन ने पढ़ा था कि उनके प्रभावी केंद्र क्या है? एक ही है। क्या है? प्रभावी एक ही है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है और इसके चारों ओर माइनस, है ना। तो इनके प्रभावी केंद्र क्या है? एक ही है। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल को अपन समझ सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अगला अपना टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकालते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन दो स्थितियों में निकालें। कितनी स्थिति? दो स्थितियों। पर फर्स्ट अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति, और नंबर दो है निरक्षीय स्थिति। नंबर दो क्या है? निरक्षीय स्थिति में अपन किसी अक्ष पे कोई बिंदु पी लेते अपने को विद्युत द्विध्रुव नहीं हो, और दूसरा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो अपन किस प्रकार निकालते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किस ध्रुव की अक्ष पर। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर। सबसे पहले अपन लेते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर। अब देखो इसका डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को इसका डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो अपन इसका डेरिवेशन भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं द्विध्रुव की। तो मैंने एक आवेश लिया है -q आवेश, और दूसरा आवेश +q आवेश मैंने लिया है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस अपन ने अल्प दूरी ली है 2a। कितनी ली है? 2a दूरी ली गई है, और इसका मिड पॉइंट है O। अपन निकाल रहे हैं द्विध्रुव की अक्ष पर। किस पे? द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके मध्य बिंदु से जो द्विध्रुव है -+q, इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी?
स्मॉल आर दूरी पर। स्मॉल आर दूरी पे अपन एक बिंदु ले लेते हैं P। क्या लेंगे? एक बिंदु लेंगे P, जिस पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से देखो, मध्य बिंदु से कितनी दूरी ली है मैंने? स्मॉल आर दूरी ली है। स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए, यहां से जो डिस्टेंस है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इसको लिखा जा सकता है E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद में प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और इसके बाद में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? माइनस क्यू से बिंदु की, क्योंकि अपने को बीच की डिस्टेंस भी तो चाहिएगी ना। जिस बिंदु पे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो आर का मान अपने को चाहिएगा। तो अपन यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसकी अपन बात करें तो मध्य बिंदु, यहाँ बिंदु P से O तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R। और ये जो डिस्टेंस है वो 2a की कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी ना। तो ये डिस्टेंस है A, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? A। कितनी है? A। तो R में क्या इंक्लूड कर दें? A इंक्लूड कर दें तो माइनस क्यू से P की डिस्टेंस अपने को मिल जाएगी। तो इसमें अपन क्या कर देंगे? R प्लस A कर देंगे, तब अपने को तक की माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। इसके बाद में देखो, बिंदु O से P तक की डिस्टेंस है R, तो प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R में से कितना माइनस कर दूं? A माइनस कर दूं, तो प्लस क्यू से बिंदु P तक की डिस्टेंस को मिल जाएगी। तो प्लस क्यू से बिंदु P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R माइनस A। कितनी हो जाएगी? R A। इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। माना सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? अब देखो, बिंदु आवेश के कारण अपन ने फॉर्मूला लिखा है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ? अब देखो, इसकी डायरेक्शन भी तो अपने को लिखनी है ना साथ साथ में। तो माइनस क्यू के कारण इसकी डायरेक्शन अपन लिखेंगे, तो उसके साथ माइनस चिन्ह भी लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो E, वेक्टर E माइनस क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आर का मान कितना है? आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और किसकी डायरेक्शन में? आर की डायरेक्शन में, या अपन पी की दिशा में लें तो यहां हो जाएगा माइनस आर केप, है ना? क्या हो जाएगा? माइनस आर केप, क्योंकि ये माइनस चिन्ह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए अपन ये माइनस चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ आर केप क्या है? आर केप इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? वेक्टर E प्लस क्यू इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस
ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है r माइनस ए, और यहाँ से निकाली थी तो इसकी डिस्टेंस कितनी थी r प्लस ए थी ना, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी लेंगे r माइनस ए, कितनी लेंगे r माइनस ए, डायरेक्शन r के। इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अपन ने माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। अब अपन निकालते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दोनों आवेशों के कारण, यानी द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अपन लिखते हैं यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी वो देखते हैं। वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ई प्लस क्यू प्लस वेक्टर ई माइनस क्यू, है ना। दोनों को अपन क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर दे दें 3। अपन लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, नहीं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो अपने पास वेक्टर ई इक्वल टू क्या आ जाएगी, इक्वेशन ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आर के प्लस, यहां अपन लिखेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर के, है ना। दोनों से देखो कॉमन आ रहा है अपने पास, वेक्टर ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, इसके डायरेक्शन को भी अपन बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस अपन यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये जो डायरेक्शन है इसको अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों का अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, वेक्टर ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इसको लिख सकते हैं आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखो आर माइनस ए और आर प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, है ना, तो इसको हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ आ जाएगा आर के। अब देखो इसको अपन देखो a प्लस बी और इसको a माइनस बी से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो खोलेंगे तो इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको खोलते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, इसको जब खोला जाएगा माइनस माइनस इधर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, बट्टे में लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा आर के, ठीक है। अब देखो अब इसको लिखा जा सकता है क्या, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पास इक्वेशन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2RA बट्टे में आ जाएगा यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा आर के। इस प्रकार से आर स्क्वायर ए स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी वेक्टर ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच रहा है 2RA प्लस 2RA कितना हो जाएगा 4RA हो जाएगा, डिवाइड में बच रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 आर के। अब देखो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ वेक्टर ए इक्वल टू क्यू डॉट 2A और यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2R के। जहां अपन जानते हैं 2A किसके बराबर होता है, जहां अपन जानते हैं Q डॉट 2A इक्वल टू होता है वेक्टर P, है ना। तो क्या लिखा जा सकता है वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको अपन लिखेंगे 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 आर के, लिख सकते हैं ना। अब देखो ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब इसके बाद में यहां आर की तुलना में ए को क्या मान लिया जाए नगण्य, क्या मान लिया जाए नगण्य। तो आर ग्रेटर देन ए, तब आर स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं वेक्टर ई इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P वेक्टर 2P R डिवाइड बाई R की पावर कितनी हो जाएगी 4, एक से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी पावर कितनी बचेगी यहाँ 3। तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, ये इक्वेशन अपने पास बचेगी। ठीक है, अब देखो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहां मैंने क्या किया है Q डॉट 2A जो है उसको मैंने P में व्यक्त किया है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अपने को क्या बताती है कि एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P, है ना। तो Q डॉट 2A की जगह मैंने क्या लिखा है P लिखा है। ठीक है, इसके बाद में अगले स्टेप में मैंने यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या किया है, क्योंकि यहाँ जो 2A डिस्टेंस ली है 2A डिस्टेंस थी वो क्या थी अति अल्प दूरी थी, क्या थी अति अल्प दूरी। तो आर की तुलना में इस दूरी को क्या मान लिया नगण्य मान करके इस ए को यहाँ छोड़ दिया गया है। ए को छोड़ते ही इसकी पावर कितनी हो गई 4 हो गई, है ना। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, तो एक आर से एक आर कैंसिल करेंगे पावर कितनी बचेगी 3। तो यहाँ अपने पास इक्वेशन आ रही है वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन, अब देखो P जो है वो है वेक्टर फॉर्म, क्या है वेक्टर फॉर्म। तो अपने लिखेंगे वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P वेक्टर 2P अपॉन आर क्यूब आर केप क्या है इसकी डायरेक्शन है ना। अब यहाँ आर की डायरेक्शन ले या P की डायरेक्शन भी इसको लिखा जा सकता है, किसकी डायरेक्शन P की डायरेक्शन भी अपन लिख सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ केप का मतलब हो गया एकांक सदिश, वैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आज के वीडियो में आज की क्लास में जो चीज आपको बताई गई है वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी, आज के लिए काफी है। बाकी जो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत जो अपन ने ज्ञात किया है अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में।
थैंक यू।